अमिताभ बच्चन का एक और गाना था उसमें, उसी फिल्म में, कि चली आना तू पान की दुकान पे 3:30 बजे। श्रीकांत विश्वकर्मा जिनके बारे में हम लोग बात करें, वो चक्रगिन्नी के डायरेक्टर हैं। उनको सुनता हूँ मैं, आशुतोष जी को, और उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर भी हूँ मैं। कोई एक बंदा सचमुच एक्टिंग सीखना चाहता है तो क्या उसे थिएटर करना चाहिए? पिंड को स्पर्श करने के लिए कौवे को क्यों बुलाते हो? उसके बजाय खुद ही क्यों नहीं पिंड लील जाते? सिनेमा में अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है आपके, और बाहर आपको कम दिखाना होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागतम, सुस्वागतम। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट हिंद स्टोरीज में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कप्तान, और मेरे साथ हैं क्षितिज गेरा। कलाकारी के बारे में आपने सुना होगा, फिल्में किसने नहीं देखी? बचपन से लेके बड़े तक फिल्में हम देखते हुए आए। फिल्मों के वो कलाकार, फिल्मों में वो काम करते हमारे फेवरेट हीरो और एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन जिसे कह सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी भी हम उनमें बसी रही, कहीं ना कहीं हम उन जैसे बनना चाहते थे। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े कलाकार, और आज के वन ऑफ द फेवरेट कार्तिक आर्यन जैसे एक्ट्रेस। ओफो, बड़ी ही कमाल की चीज़ है। असल में कलाकारी क्या है, क्यों है और कहाँ है? कलाकारी क्या चीज़ है और कहाँ से शुरू होती है? क्या पीछे है कलाकारी के और क्या आगे है? ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और कलाकारी के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, ये बताएंगे हमारे क्षितिज भाई। जैसा कि कप्तान ने कहा, कलाकारी बहुत सारी बातें हैं कलाकारी को लेके, चाहे वो थिएटर का मंच हो या किसी टीवी का सेट हो या मूवी का सेट हो। इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा रूबरू रहा हूँ, और मेरे हिस्से की ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जो मैंने अपने जीवन में जिया है, या मुझे मौका मिला है एज एन एक्टर कहूँ या एज एन आर्टिस्ट कहूँ कि मैं थिएटर की ज़िंदगी को देख पाया या मूवी के सेट पे जा पाया। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी या एज एन एक्टर या आपके अंदर एक वो जो चाह होती है कि आपको एक्टर बनना है, या आप वो एक ख्याल आता है कि यार एक्टर बनना है, या आप मूवी स्क्रीन पे 70 mm पे बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हो और आपको लगता है कि यार हाँ यार ये करना है, ये अपने लिए बना है। उन चीज़ों को जब मैं कर रहा था या शुरुआत करी थी, तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि यार इतना बड़ा थिएटर है बरेली में, रंग विनायक रंग मंडल, तुम वहाँ से शुरुआत क्यों नहीं करते? तो ये समय है, ये सन है 2013, 16 अप्रैल, जब पहली वर्कशॉप समर वेकेशन चल रहा था उनका, और समर वेकेशन की वर्कशॉप थी फर्रुख दादा की, जो आजकल बरेली में हमारे साथ एक फ़िल्म भी लिख रहे हैं। उस दौरान उस वर्कशॉप के थ्रू जो भी मैंने सीखा या समझा, उसके साथ जो थिएटर के साथ जर्नी रही, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस थिएटर की शुरुआत जिस तरीके से हुई, उस वर्कशॉप में जिन लोगों से मैं मिला, मैं कहता हूँ कि इंसान सब कुछ पा लेता है, सब कुछ सीख लेता है, सब कुछ कर लेता है, पर थिएटर एक इंसान को इंसान बना देता है। क्योंकि हर तबके का लोग, कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो सब साथ में झाड़ू मारते हैं या पीछे बैक स्टेज पे सफाई कर रहे हैं, या यूँ कहूँ कि वो जो एक रूटीन है कि चप्पल साथ में उतारनी है, बाहर लाइनें लगानी हैं, एक बंदा कोई आपको गाइड कर रहा है कि ऐसे एक ये डिसिप्लिन जो चलता है लाइफ में। उस दौरान मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जो अब मेरी ज़िंदगी का बहुत ही गहरा हिस्सा है। हम लोगों ने साथ में बहुत काम करा है। उनके मुंह से भी ये सब चीज़ें हम लोग सुनेंगे अभी, बट फ़िलहाल के लिए आज वो हमारे गेस्ट हैं अजय चौहान। मैं नाम नहीं लेता, मैं हमेशा उन्हें संबोधन करता हूँ दादा से, क्योंकि कहूँ तो वो मेरे मेंटोर भी हैं। या कभी वीर अभिमन्यु स्टार्ट हुआ होगा तो उस पर सारेगामा पा पे जो लोकगीत होते हैं या पीछे का कोरस होता है, तो उस पर भी हम लोगों ने बहुत रियाज़ करा है। स्टेज पे कैसे खड़े होते हैं, स्टेज पे कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, किस तरीके से इम्पल्स आता है उसको आगे बढ़ाते हैं, उन सारी चीज़ों को अगर मैं टटोलूँ तो मैं शायद बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि थिएटर का दायरा ही कुछ ऐसा है, बहुत बड़ा है वो। और इतना थिएटर करा है, इतना कुछ सीखा है इन पिछले 10-11 सालों में। तो बिना देर करे मैं आज के पॉडकास्ट हिंद स्टोरीज़ में
अजय चौहान अज्जूदा हमारे भोले अज्जूदा, क्योंकि इन्हें एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता, ये मैं मान चुका हूँ और ये इनके साथी कलाकार सब मान चुके हैं, क्योंकि इनसे कुछ भी करवा लो, आप कह दो कि यार ये 9 to 5 जॉब है, नहीं कर पाएंगे भाई। ये पूरी तरह से कलाकार हैं। आप 9 to 5 में भी ये कुछ नहीं है, अखबार पढ़ रहे होंगे, उसमें कोई कहानी ढूंढ रहे होंगे, तो ये उस तरह का मजा हुआ कलाकार है बरेली का। और आज के समय में कहूँ तो आज के एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो और भी बेस्ट लोग थे शायद उन्होंने कलाकारी करना छोड़ दी है, क्योंकि मैंने सबके साथ काम करा और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। और मैंने सोचा था जब अज्जू भाई के बारे में बताऊंगा तो ये मेरे जहन में आया था कि वन ऑफ द बेस्ट क्यों है। ये बेस्ट है क्योंकि ये आज भी कुछ भी हो ज़िंदगी में, कुछ भी चल रहा हो, कितना भी भूचाल चल रहा हो, ये नाटक नहीं छोड़ते, ये कला से दूर नहीं रह पाते। तो प्लीज़ वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट हिंद स्टोरीज। मैं आपका होस्ट क्षितिज गेरा, कप्तान के साथ बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अजय चौहान का, जो हमारे एपिसोड में आए। थैंक यू आओ दादा। थैंक यू। बहुत ज़्यादा मैंने बातें कर ली, थोड़ा मुझे लग रहा है। वैसे ये मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना मेरे बारे में कोई मुझसे ज़्यादा जानता है। यही ज़्यादा नुक्ता खराब हो गया, जानता नहीं हो तो जानता है। हाँ, मतलब आपने नुक्ता लगा दिया, जानता है। मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा कोई जानता है, ऐसा करके। दादा बस एक सवाल मुझे आपसे पूछना था। अभी एक शब्द बोला था क्षितिज भाई ने कि बहुत भोले हैं, और ये मैंने क्षितिज भाई से नहीं, मैंने सबसे ही सुना है कि भैया बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। तो ये भोले भोले बोल के आपको भोला बना दिया, सच में आप भोले हैं? वही पहले तो ये बताइए। नहीं, मेरे साथ के लोग हैं, जो मतलब जितने लोग हैं, ये क्षितिज हो चाहे और जितने भी मेरे थिएटर में साथ में काम करते हैं, वो सब जानते हैं मेरा नेचर। और मुझे लगता है कि ज़्यादा किसी चीज़ में दिमाग क्यों लगाना, ज़्यादा किसी चीज़ को क्यों इतना वो करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ का दिमाग लगाते हो या फिर ज़्यादा ही आप इन्वॉल्व होते हो कहीं अलग अलग जगह पर, अरे यार ये क्यों कर रहा है ऐसा, यार अच्छा ये ऐसी सी बात है, अच्छा ओके इसके साथ ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये क्यों करना, मतलब क्योंकि आप थिएटर में जो होते हो फिर आप फोकस तो आपका वहीं पे होता है सारा, और चीज़ों में सारे टाइम यही रहता है कि यार मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ या कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ तो सारे टाइम वही रहता है जो दिमाग में चलता रहता है, तो वो अच्छा लगता है। और भोले की बात ऐसी है कि वो मेरा नेचर है, तो बस ये लोग कहते हैं। अच्छा, मैं ये इसलिए भी आपसे मैंने पूछा, और एक बात मुझे और आपसे पूछनी थी, पता नहीं क्यों पूछ रहा हूँ लेकिन दिल है पूछने का। आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपको सभी पसंद करते हैं, चाहे वहाँ पे नॉर्मल भी बंदे हों, चाहे कोई भी कितना भी पहुँचा हो, सब आपको पसंद करते हैं। बट मेरा आपसे सवाल ये है, कलाकारी ही क्यों? कुछ और भी कर सकते थे आप, कोई और बड़े स्तर पे पहुंच सकते थे, क्योंकि कलाकारी बहुत कुछ मांगती है, बहुत कुछ देना पड़ता है तो कलाकारी मिलती है, तो कलाकारी ही क्यों? कलाकारी मुझे लगता है कि कलाकारी को मैंने नहीं चुना है, मतलब कलाकारी ने मुझे चुना है। और उसमें इतना अप्रोच है, इतनी ताकत है, या कहें इतनी शिद्दत है उसमें कि वो स्वयं मुझे प्रभावित करती रही। जैसे मैं बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तो मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें वो गाना था, गोरी है कलाइयाँ तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, बहुत चला वो भी। तो अमिताभ बच्चन का एक और गाना था उसमें, उसी फिल्म में, कि चली आना तू पान की दुकान पे 3:30 बजे। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था वो गाना। वो चश्मा लगा होता था और यहाँ पे उसका वो ऐसा कुछ स्टिकर टाइप का लटक रहा होता था, उसमें रेट वेट सब लिखे होते थे चश्मे के। तो मैं हमेशा अपने फादर से कहता था, क्योंकि मैं आरएसएस के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ। आप वहाँ से? हाँ, शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ। और तो उस समय क्या नाम एनुअल फंक्शन होता था, तो मैं पापा से कहता था कि पापा मैं इस गाने पे ना मैं डांस करूँगा, मैं डांस करना चाहता हूँ इस गाने पे, पता नहीं क्यों। और वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसा होता रहा कि उस फिल्म ने मुझे बड़ा प्रभावित किया, अमिताभ बच्चन की उस फिल्म ने, पता नहीं क्यों, मतलब क्या था उसमें ऐसा। और फिर मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया, तो मैंने एक प्ले में हिस्सा लिया एनुअल फंक्शन के। तो मेरे आचार्य जी थे, उन्होंने बोला कि नारद का मुझे रोल मिला था उसमें, और इधर से उधर मूवमेंट लेना था, तो फिर मैं उस मूवमेंट को ले ही नहीं पा रहा था रिहर्सल में। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अगेन एंड अगेन वो चलता रहा। कि एक दिन क्या हुआ, सर ने बोला कि यार
सॉरी तुम इस नाटक में काम नहीं कर पाओगे बेटा, तुम इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं बने उसके लिए। मैं किसी और को ही रोल दे रहा हूँ, तुम मूवमेंट ही नहीं ले पा रहे हो, सिर्फ इधर से उधर घूमना है तुमको। तो वो मेरे साथ था, उस समय नाटक से निकाल दिया गया था। निकाल दिया उसने उनको, क्या बात है। तो कहीं ना वहाँ से ये तो नहीं हुआ कि यार यहाँ से निकाला गया अब नाटक नहीं छोड़ना है, अब तो करके दिखाना। ये इंतकाम कह सकते हैं इसको। हाँ मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा अंदर का नहीं था कहीं, बट वो अंदर से लगता था कि यार अब करना है यार इसको, क्या है ये, क्या है, क्या ये सब चीज़, तो मुझे करना है इसको, जानना है, जानने की चाह थी। तो ऐसे करके रास्ता मिलता गया। फिर वैसे मैं अगर पूछूं, मैंने कभी पूछा नहीं, पहला नाटक आपने कौन सा करा था और कब करा था? पहला नाटक मैंने किया था टूटते परिवेश। टूटते परिवेश। और एक नए राइटर थे उस समय के, उन्होंने लिखा था वो प्ले। तो शुरुआत था, शौकिया रंगमंच कर रहे थे हम लोग, वो मणिनाथ पे मणिनाथ पुलिस चौकी के सामने, अभी मणिनाथ पुलिस चौकी है उसके सामने एक बिल्डिंग थी, उसमें अभी भी है वो, मैं स्कूल चलता था तो उस स्कूल में हम रिहर्सल करते थे उस नाटक की। तो वो अंदर से पता नहीं कैसे आया कि उस नाटक में जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया तो लिटरली स्टेज पर पहला परफॉर्मेंस मेरा, पहली एंट्री मेरी, और मेरे पैर कांप रहे थे बुरी तरह से, मैं कांप रहा था, मैं शिविर कर रहा था। और डायलॉग बोलते बोलते ये होंठ ना आपका फड़कता है ना वो नर्वसनेस में, तो वो नर्वसनेस थी। तो मुझे लगा यार, फिर एक समय के बाद ऐसा आया समय कि मैं कंफर्ट हो गया उस परफॉर्मेंस में। वो आधे घंटे के बाद, पूरा 1 से सवा घंटे का प्ले था, आधे घंटे के बाद मैं कंफर्ट हो गया। वो लाइट्स, वो साउंड, वो सामने अंधेरा, ऐसे आपको ऑडियंस नहीं दिखती ना, तो वो मैं बड़ा उससे मेस्मराइज हुआ। मतलब मुझे लगा यार यही तो करना है, इसी के लिए पैदा हुआ। तो वो जो, हाँ इसी के लिए तो पैदा हुआ हूँ मैं, वो यही करना है मुझे। तो वो ऐसे बॉडी में इंजेक्ट होता गया कि एक तरीके से जैसे कोई नशा करता है किसी चीज़ का, तो मैंने ये नशा कर लिया। हाँ। दादा एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी, पता नहीं क्यों इस बारे में सब डिस्कस कर रहे थे, और ये डिस्कस इसलिए भी शायद वो कर रहे थे कि बहुत बड़ी चीज़ थी ये। पहले सच में मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कान पकड़ के कि पहले मैंने बहुत हल्के में चीज़ लिया। एक मूवी की बात चल रही थी, वो थी चक्कर गिनने के बारे में, मैं बड़ा इसको मैंने कहा ठीक है देखा। जब मुझे ये चीज़ पता लगी कि यार आप तो उसमें लीड रोल कर रहे हो, और जब मैंने लोगों से उसके रिव्यू लिए तो मुझे सच में लगा कि अरे यार मैं किन से मिलने वाला हूँ और क्या कलाकार है। तो ये क्या मोमेंट था वो मूवी मिलने का और वो मूवी के शूट का, वो क्या था मोमेंट, कहाँ से आपको मूवी मिली, वो कहाँ से शुरुआत? बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि अभी ये कैमरा लगा है सामने और जल्दी छेड़ दिया इसने चक्कर गिनने की बात। नहीं, कोई नहीं, मैं लेके चल रहा हूँ उसको अभी। वो अभी से लेके चलते हैं तो उसमें बहुत लंबी बात हो जाएगी शायद, क्योंकि ये कैमरा है सामने, और इस कैमरा के सामने मैं, क्योंकि थिएटर मुझ पे इतना हावी था कि कैमरा के सामने मैं बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकता था, मतलब इतना डरता था मैं। और डर मतलब वो इस चीज़ का डर था कि कैमरा ना सब कुछ पकड़ लेता है, किसी ने मुझे बताया था, एक एक्सप्रेशन आपका पकड़ लेता है सारी चीज़ें। हाँ मतलब जो वो नर्वसनेस वाली बात करी, अगर लोअर लिप या लिप हिल रहा है वो आपको महसूस हो रहा है, बट दूर बैठी ऑडियंस को नहीं दिख रहा है, बट कैमरा पूरा जूम मार कर सब देख लेता है। तो वो ना, वो क्योंकि वो बहुत बारीक एक्सप्रेशन देने हैं उसमें आपको, और थिएटर लाउड है थोड़ा, मतलब थिएटर में अगर आप एक संवाद ऐसे नहीं बोलेंगे जो ऑडियंस तक ना पहुंचे तो उसका मतलब ही नहीं है, फिर वो बहुत रियलिस्टिक हो जाता है। फिर आपको माइक लगाने पड़ेंगे, जैसे यहाँ माइक लगे हैं, इधर माइक लगे हैं, तो ऐसे लगाने पड़ेंगे आपको माइक। तो वो जो अप्रोच थी, उसके बाद क्या हुआ कि सडनली मैंने एक फ़िल्म में काम किया, श्रीकांत भैया की एक फ़िल्म में काम किया, मुझे ऑफ़र मिला, मैंने ऑडिशन दिया। ये हमारे एक लव है, क्षितिज है, इन लोगों ने बहुत भौकाल कर दिया, अरे वो दादा हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत बढ़िया, क्या बात है। और मैं अंदर ही अंदर डर रहा था, अरे यार ये लोग कह तो रहे हैं मेरे बारे में, मैं कहीं ना कहीं पैदल तो होऊंगा, हो जाऊंगा पैदल, अंदर से एक मानसिक नहीं यार, नहीं उनकी वजह से बहुत अच्छी फिल्म है वो, तो दोबारा बनेगी ना। नहीं, अगर मैं कहूँ कि फिल्म माध्यम में अगर मैं कोई गुरु है मेरे, तो वो श्रीकांत विश्वकर्मा है, क्योंकि 3 फिल्में करी है साथ में। जो आपने बात बोली ना, फीचर फिल्म 3 करी है। वो बोल रहे थे ना कि भाई मैं पक्का पैदल हो जाऊंगा, ज्यादा तारीफ हो गई, और मैं पैदल हुआ। पैदल हुए थे ना। वो जो गुंडा था
यार आप तो सिर्फ पैदल हुए, मैं तो कास्ट ही नहीं हुआ फिल्म में। अच्छा, मतलब दोनों जिन्होंने तारीफ करी वो भी सब यहीं वहीं थे और जो आ रहे वो भी वहीं थे। तब श्रीकांत विश्वकर्मा जिनके बारे में हम लोग बात करें, वो चक्रगिन्नी के डायरेक्टर हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं, उससे पहले एक फिल्म इन्होंने बनाई है काठगोदाम, 2021 में शूट हुई थी। काठगोदाम, उसका भी रिलीज का हम लोग सब फाइनल कर रहे हैं। तो उनसे मुलाकात ऐसी हुई, उनसे पीयूष ने मिलवाया, ये कैमरे के पीछे जो बैठा है ना हमारा, इसने मिलवाया कि इसने भी जैसे हम दादा का भौकाल कर रहे हैं, वो हमारा भौकाल, अरे बरेली में इनसे अच्छा एक्टर नहीं है। मतलब हवाबाजी चल रही है एक दूसरे हवाबाजी। क्या वो एक मेंटर होता है ना यार, हम अपने सीनियर को लुक अप टू करते हैं। नहीं तो मैं बताऊंगा, मैं थोड़ी बात आगे बढ़ाऊंगा अपनी। सॉरी, मैंने तुम्हारी बात भी तो उस फिल्म में मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही जीरो लेवल का रहा। मतलब क्योंकि जब कोई सामने देखता था तो श्रीकांत भैया का कोई मिलने वाला आया, वो अच्छा ये एक्टर है, अच्छा ये सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, उनका एक्सप्रेशन, हमारा सीन चल रहा है इधर, वो एक्शन उधर एक्शन हुआ है और मेरा ध्यान कहाँ है, ये डायरेक्टर मेरा क्या कह रहा है यार, श्री भैया भी अच्छा ठीक है। तो वो इतना डाउन हुआ कि मैंने नहीं यार, अब मैं कैमरा के सामने नहीं करूँगा कुछ भी, मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा सबको, नहीं करना कैमरा के सामने, मैं थिएटर ही करूँगा, थिएटर में मैं खुश हूँ। बट क्या हुआ कि सडनली लव तोमर और क्षितिज ने और सबने मिल के क्या किया, एक फिल्म बन रही थी काठगोदाम, अब उस पर आते हैं काठगोदाम पे, क्योंकि वो बन गई और और बन गई और रिलीज भी होगी। तो उस फिल्म में मुझे उन्होंने बोला कि एक बार आप देखिए, उन्हें टाइम दे के देखिए कि वो कैसा करते हैं, क्या करते हैं, स्क्रिप्ट दीजिए उनको, क्योंकि वो तैयारी वाले एक्टर हैं थोड़े से। तो बाकी मैं तैयारी करता हूँ एक कैरेक्टर की, और स्क्रिप्ट अगर होती है मेरे पास तो मैं बहुत कंफर्ट होता हूँ, इम्प्रोवाइजेशन मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाता। बट हालांकि ये बड़ा मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, मतलब मेरे लिए आश्चर्यजनक बात थी कि मैंने काठगोदाम में इम्प्रोवाइजेशन किया स्क्रिप्ट के अलावा भी। तो जब आप किसी स्क्रिप्ट को बहुत अंदर तक जानते हो, गहराई तक, तो आपको मज़ा आने लगता है। और उसी के बाद मुझे ये फिर श्रीकांत भैया के ज़रिए ही मुझे एक फ़िल्म मिली, ये चक्रगिन्नी, जिसमें मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम किया, और ये मेरा पहला अनुभव था जिसमें सानंद वर्मा दादा ने काम किया था, और नेहा महाजन थी उसमें, सुशील पांडे दादा थे। तो इन लोगों के साथ काम किया, बहुत आनंद आया। मतलब नहीं दादा, ये तो मैं हो गई, ये तो ऊपरी बात है सारी, खैर। बट थिएटर में भी आपने जब भी करा, मैंने देखा है मोस्टली लीड रोल्स ही, क्योंकि ये एक्टर बहुत उम्दा है। ये मुझे लगता है ना कि कुछ लोग लुक्स पे जाते हैं या कास्टिंग पे जाते हैं, बट एक डायरेक्टर की प्रेफरेंस वैसे आती है, अरे यार लुक्स छोड़ो यार, काम अच्छा होना चाहिए, एक्टर अच्छा है, मैंने निकलवा दूंगा, मैं कॉस्ट्यूम जो है मैनेज कर लेंगे। तो मैं उस पर आऊँगा। थोड़ा सा अलग बात है कि जैसे आपने थिएटर में भी बहुत सारे जो फीमेल एक्टर्स के साथ काम करा है, और फिर ऑल ऑफ अ सडन, मतलब ये मैं पूछूंगा उस जर्नी के बारे में, कितनी लंबी थिएटर की जर्नी रही है। उसके बाद एकदम चक्रगिन्नी में, मतलब दादा का अच्छा रोमांटिक रोल है, मतलब पहली बार रोमांस, पहली बार सीधे, वो भी कैमरा के सामने। साथ नेहा महाजन के बारे में बता दूं, नेहा महाजन इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस फ्रॉम बॉम्बे, मराठी एक्ट्रेस है, लगभग 22 फिल्में कर रखी हैं, और फिर सीधे दादा के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला। नहीं मुझे मौका मिला भाई, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत वैसी, ये तो है कि अपने मेंटर को बड़ा दिखाना। अरे यार, हमें अपने मेंटर को बड़ा बरेली वाले हैं, बरेली वालों को ऊंचा दिखाना हमारा काम है ना। तो वो उस अनुभव के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि उसमें सीन्स तो मैंने देखे ही हैं, कुछ अच्छे सीन्स हैं। तो कैसा रहा कि आप कितना कंफर्टेबल थे शूट करने के लिए, या क्या अनुभव रहा इन जनरल? बिल्कुल अलग चीज है ये, तो बिल्कुल अलग चीज है। बॉम्बे वालों का एक ऑरा होता है, ऑब्वियसली हम लोग जैसे बॉम्बे वाले कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बॉम्बे भी एक सिटी है ना, बिल्कुल शहर, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सिनेमा ला रहे हैं, बट वो आए, साथ में हम लोगों ने काम करा, बहुत अच्छी टीम, सबने बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से कोऑपरेट करा। आप बताओ उसके बारे में कि आपको कैसा लगा काम करके एज एन एक्टर, उन लोग की समझ किरदार को लेके, या फिर आपके साथ एज अ को एक्टर कितना कंफर्टेबल आपको रखा गया? नहीं, ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि मैं सानंद दादा के साथ काम कर रहा था, और उन्होंने क्या किया, सीन को सुना और मुझसे बोले कि शूट के दौरान, शूट से पहले मुझसे बोले कि यार अजय क्या स्क्रिप्ट लेके घूम रहे हो। मैंने कहा दादा पढ़ रहा हूँ, मेरा पहला अनुभव है। तो मैंने कहा दादा यार, बोले पर जवाब दे दिया। उनके इनके साथ मोस्टली सीन है। मैंने कहा यार मैं तैयारी वाला एक्टर हूँ, तो दादा थोड़ा सा, मैंने कहा वो बोले अच्छा ओके। तो फिर क्या हुआ, सडनली शूट पर गए हम, शॉट लगा,
और उन्होंने हमारे एक और हमारे साथी शोभित से बोला कि शोभित मुझे सीन सुनाओ। तो उन्होंने सीन सुना। तो सडनली क्या हुआ, ओके अब हम शॉट लेते हैं, अब हम शॉट लेते हैं, श्री रेडी ना, अब शॉट लेते हैं। ओके पहले दादा मास्टर लगा रहे हैं, मास्टर में उन्होंने दिया, शॉट दिया, और वो क्या मतलब जिसे कहते हैं धारा प्रवाह, मतलब मुझे उसकी इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा सही से नहीं मतलब लेकिन वो धारा प्रवाह था, और उन्होंने उसको किया, उस पूरे शॉट को किया, मास्टर किया। तो मुझे लगा कि यार इतना कंफर्ट जोन कैमरे के सामने लाना है, खुद को कंफर्ट होना है इतना कैमरे के सामने। धारा प्रवाह को अगर सही से एक्सप्लेन करें तो वो हमें लगता है, हम अचंभित इसलिए हो जाते हैं, आश्चर्यचकित किसी आदमी को इतना ट्रेंड देख के कि हम वो टीम है जो साथ में 3 साल से 4 साल से काम कर रहे हैं, थिएटर भी साथ में करा है, बट उसके बाद एक एक्टर आता है सामने, वो उसे सुनता है सीन, हाँ। उसने सुना और वो, मैं सीधे कहूँ कि वो कैमरे के सामने मार के चला गया। क्या मतलब उन्हें पता है, ही नोज कि कैसे अपने कैरेक्टर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसे अपने कैरेक्टर को अपलिफ्ट करना है कैमरे के सामने, कैसे वॉक करनी है, या कैसे कैमरे के सामने कैसे जीना है, कैसे जीना है, कैसे जीना है। और इम्प्रोवाइजेशन के साथ। क्या बात है। उनकी अपनी लाइनें होती हैं, अगर तुम 4 लाइनें दोगे तो वो 8 लाइन देंगे, कहेंगे ले लो, बाद में एडिट पे देख लेना। मतलब जो है उन्होंने बहुत तरीके से, मुझे लग रहा है हर किसी को, जितने भी हम लोग नए लोग जुड़े थे सेट पे, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था सानंद दादा के साथ। दादा बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना बताया जा रहा है कि इतना सब आप करके आए और बहुत ज़ीरो से शुरू किया। सवाल अब ये बात तो हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है कि साथ बहुत नए लोग मिले, बहुत फैंटास्टिक रहा। अब मेरा सवाल थोड़ा सा अपोजिट है कि एक सफ़र में लोग मिलते भी हैं और बिछड़ते भी हैं। कई लोग आपको मिले भी होंगे, बहुत बेहतर मिले होंगे, उम्दा मिले होंगे, और कई लोग आपसे दूर भी गए होंगे, कहीं ना कहीं बिछड़ा भी ज़रूर होगा। तो मेरा सवाल बस इतना था कि इस सफ़र में जो लोग आपसे बिछड़े, क्योंकि खोया बहुत कुछ है, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में वो आपसे पूछूं तो ऐसे क्या मोमेंट्स थे जो बिल्कुल आपको ब्रेक डाउन कर गए थे कि अब नहीं कर पाऊंगा मैं, अब नहीं होगा? थे मतलब कुछ मोमेंट्स ऐसे थे कि मतलब बताना ज़रूरी नहीं है, ऊपरी अगर कुछ आप बताना चाहो तो। हाँ, मतलब नाम ना लीजिए किसी का, बस ऊपर। चीज़ें आपसे खो जाती हैं, कई चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, और आपको सदैव अफसोस रहता है उन चीज़ों का कि यार ये मेरे साथ क्यों नहीं है, और या ये क्यों, और चाहे कोई भी हो, मतलब मैं यहाँ पर मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इश्क की बात नहीं कर रहा। थिएटर में भी बहुत कुछ छूटा है मुझसे, मतलब जो अंदर तक मुझे हिला जाता है। मतलब मेरे कुछ लोग ऐसे थे जो छूट गए मुझसे, और उनमें मैं नाम ले ही देता हूँ, क्योंकि अशोक चित्रार्थ दादा थे, और अशोक चित्रार्थ दादा वास्तव में ऐसी शख्सियत थे कि जी, मतलब उनके साथ बात करना, मतलब कि आप वो पूरा इंस्टीट्यूट थे वो थिएटर का, उनसे बात करता था मैं, और वो वर्कशॉप देते थे मुझे थिएटर की। रंगमनाक में भी, मतलब हमारे थिएटर में भी थे वो पहले। तो एक समय के बाद वो चले गए इस दुनिया से। फिर दूसरा झटका लगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम लूँगा मैं यहाँ पर, उस शख्स के बारे में क्या कहूँ, हमारे थिएटर का स्पाइडरमैन था वो, नईम दादा। नईम भाई। तो नईम भाई हमारे साथ नहीं रहे, ठीक है, वो चले गए। तो वो अंदर अंदर कचोटता रहता है यार कि काश यार ये रंगमंच की दुनिया है ना, इसमें सब ठीक रहते, अच्छे रहते, सब अच्छे रहते, सब बढ़िया रहते, सबके घर होते आसपास। वो ऐसा है ना जैसे अपना ही इमेजिनरी वर्ल्ड है। हाँ। क्योंकि थिएटर में जब जैसे एंटर कर जाओ, जिस तरीके से मुझे लग रहा है हमारा थिएटर जो रंग विनायक रंगमंडल है, मैं खुले मंच पे बेबाक होके कहना चाहूँगा कि उससे अच्छा थिएटर मैंने तो देखा नहीं वास्तव में। जिस तरीके की वो स्पेस है, और उसमें जाने के बाद अगर 10 लोग सिर्फ उस एनर्जी को फील करें और अपना किरदार पे काम करें तो वो खो जाएंगे, वो अपनी दुनिया है। हाँ, वो ऐसा अलग ही लगता है कि एक बंद कमरे में सारे पिंजरे हैं, अलग अलग दूर दुनिया से आए हुए, और सब एक साथ खेल रहे हैं, मस्ती हो रही है। तो नईम दादा लाइट स्पाइडरमैन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो थिएटर में आप जाल देखते हो वो बिना किसी सपोर्ट के उस जाल पे चलते थे, लाइट सेट करते थे। और मैंने हमेशा, या मैं कहूँ कि इनके साथ जितने भी नाटक करें, जब नए थे बिल्कुल शुरू से शुरू किया था, तो ये होता था हर चीज़ को सीखें, तो हम लोग चढ़ जाते थे ऊपर।
अगर नीचे 40 है तो ऊपर 50 तापमान होता था, वो बहुत बहुत गर्म होता है ऊपर। बिल्कुल। मतलब आप स्वेटिंग हो रही है और आपको कनेक्शन करना है, वो लाइट अकेले सेट करते थे पूरे प्ले की। क्या बात है। और शायद 2 साल हो गए दादा, 2 साल हो गए। और गिनतियों पे थी उनकी चीज़ें, मतलब लाइट्स और वो सब, और उनको ऑफर भी बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन उनको यहाँ का थिएटर बहुत प्यारा था। वो कहते हैं नहीं, मैं अपनी जगह पे थिएटर करूँगा, मेरा अपना थिएटर है, मेरी अपनी लाइट्स हैं, वो करूँगा। तो ये ना कुछ लोग ऐसे, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि कुछ लोग ऐसे गए जो खालीपन, कहीं अंदर खालीपन सा रह गया, और कुछ प्ले ऐसे छूट गए। प्ले ना एक एक्टर के लिए बच्चों के जैसे होते हैं, उसके बच्चों के जैसे। कुछ प्ले ऐसे छूट गए जिनमें मैं आजकल थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, आजकल मुझे अच्छे कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो आजकल सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो आजकल मुझे अच्छे कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। नहीं, कैरेक्टर अच्छे हैं, बट जो बाहर से डायरेक्टर आ रहे हैं उनको लग रहा है कि ये इसमें ज्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि उस कैरेक्टर के लिए भी कोई कास्ट नहीं है, तो वो वैसा हो रहा है। इसमें कोई किसी ब्लेम नहीं करते, ब्लेम किसी पे नहीं है, बट तो कुछ ऐसे नाटक हो गए तो वो बुरा लगता है, मतलब ऐसा। एक सवाल मेरा और आपसे था, बहुत अपने बहुत गहरी बात बताई। शादी के बाद आपका कैसा कैरेक्टर है, अब ये बताइए। कौन सा कैरेक्टर है जो बिल्कुल आप ढल चुके हो कि हाँ भाई ये बिल्कुल ओरिजिनल है? आफ्टर मैरिज? हाँ जी, आफ्टर मैरिज। शादी के बाद तो एक पति का ही कैरेक्टर है जो अच्छे से निभा लें हम। वो निभा लें तो बहुत अच्छी बात है, हम जैसे लापरवाह और मलंग लोग। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि थिएटर में मूवीज हो रही हैं, शूट्स हो रहे हैं, तो कई बार आपको बहुत बाहर रहना पड़ता है, 2-2 3-3 दिन ऐसे निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं एक एज एन हस्बैंड और एज एन फादर आपके अंदर भी होता होगा कि यार वाइफ घर में अकेली है, बच्चा घर में अकेला हुआ था चक्कर गिननी के टाइम वैसा हुआ था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, टचवुड, कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत सपोर्टिव है। और मतलब 1 महीना रामनगर शूट पे था मैं मैं अलग रहता हूँ एक्चुअली। मतलब माँ बाप साथ में रहते हैं, हालांकि मतलब माँ बाप से कुछ दूरी पर रहता हूँ, लगभग 1 किलोमीटर का दायरा है। तो जब भी कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, मैं जाता हूँ उधर। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि मैं ना खुली किताब हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं बंद किताब नहीं रहना चाहता, है ना। मेरे जीवन के बारे में हर कोई जानता है कि मेरा जीवन है कैसा। तो मैं रहता हूँ। और उसके बाद क्या है कि वाइफ ना मेरी, इसलिए मैं बोल रहा था कि रामनगर जब मैं शूट पे गया तो वहाँ पर 1 महीने के लिए उसने अकेले जीवन व्यतीत किया, बच्चे को संभाला, और उसने मुझे सपोर्ट किया। और शायद मुझे लगता है पार्टनर का ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होता है आपके लिए, बिल्कुल, जिंदगी बहुत बड़ा योगदान होता है बिल्कुल आपके पैशन में, आपके कैरियर में। मैं अभिनय के लिए उसने कभी भी थिएटर के लिए कभी भी मना नहीं किया है। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरे माँ बाप, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और उन्होंने कभी मेरे ऊपर थोपा नहीं कि तुम ये करो। शुरू में पापा की इच्छा थी कि मैं IAS का एग्ज़ाम दूँ, PCS का एग्ज़ाम दूँ, डॉक्टर बनूँ, है ना। और 2-3 नौकरी भी छोड़ी मैंने, सरकारी नौकरी जो मुझे ऑफ़र थी, पापा के कुछ फ्रेंड्स थे उनके ज़रिए, बट वो मैंने नहीं की। मुझे थिएटर में मज़ा आ रहा था। पापा ने पूछा, देख अब ये नौकरी आ रही है ना, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे अब वो रिटायर होके जा रहे हैं मेरे दोस्त, इसके बाद नहीं मिलेगा, तो ये लास्ट चांस है तेरे लिए, देख ले तुझे क्या करना है। मैंने कहा पापा थिएटर करना है। मैंने थिएटर किया और मुझे मज़ा आ रहा है। नहीं, और मुझे कहीं ना कहीं अब लगता है एक अरसा बीत गया, मतलब बहुत काम करा, और अब थिएटर से वो शायद सपोर्ट मिल रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें अच्छी हो पा रही हैं। बीच में एक दौर था थिएटर से आप बहुत कट गए थे, और हम लोग खोज रहे थे कि यार अजय दादा को लाओ, कहाँ है वो। क्योंकि शायद मुझे लगता है हर इंसान के जीवन में वो वक्त आता है कि यार पैसा कमाना है, मतलब यह होता है कि पैसा कमाना है। वो पता नहीं घुमा फिरा के, यहाँ बरेली में भी रिदिमा भी खुला है, आपने रिदिमा भी ज्वाइन करा था, और रिदिमा का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब ठीक है, अच्छा था, बढ़िया था। मतलब उसमें एज ए थिएटर फैकल्टी था मैं, और बच्चों को सिखाता था और उनको पढ़ाता था, बाकी नाटक भी करता था। अच्छी खासी जीवन चल रहा था, बढ़िया जीवन चल रहा था, अच्छा जीवन था। बट मुझे लगता है ना, थिएटर को एक लोड की तरह नहीं लेना चाहिए। मतलब थिएटर तो अपने आप में स्वच्छंद है, थिएटर अपने आप में एक आज़ाद विचारधारा है, उसमें किसी तरह की बंदिश या उसमें किसी तरह का रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो करैक्टर में आप करना चाह रहे हैं,
नए नए आयाम छूना चाह रहे हैं तो उसके लिए किसी तरह की रुकावटें नहीं होनी चाहिए, वो मुझे लगता है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं स्वयं को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ जैसे मैं कर सकता था, तो मैंने फिर नहीं किया, फिर मैं वापस अपने घर आ गया। अज्जू दादा, बस एक बहुत ज़रूरी सवाल मुझे आपसे, शायद ये सवाल मेरा नहीं है और बहुत लोग जानना भी चाहेंगे, आपके साथ वाले भी और दूसरे भी। अज्जू दादा अगर आज एक कलाकार नहीं होते तो फिर क्या होते? बस ये सवाल। यार ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है ये। इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा ना शायद कभी। नहीं, मैं कलाकार नहीं होता तो शायद मैं कुछ नहीं होता। क्या बात है, यही जवाब मैं चाहता था आपसे, यही रियलिटी नहीं होता, मतलब यही है। अच्छा, एक वो होता है ना कि कलाकारों के अंदर एक चीज़ होती है ना, जैसे हर किसी का अपना फेवरेट रोल होता है कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, या मेरे को ये वाला प्लेस पढ़ना बहुत पसंद है और ये मैं करना चाहता हूँ। असल में अगर आपको ऑफर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यार अज्जू दादा आप खुद सेलेक्ट करो कि आपको क्या करना है, तो आप वो कौन से जो रोल्स हैं उनको आप प्ले करेंगे, या कौन से रास्ते में आप जाएंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मतलब एक तरीके से रोल्स की प्रेफरेंस, कैसे रोल पसंद आता है आपको खुद पसंद कैसे आते हैं और करना चाहते हैं? मैंने अभी पहले भी बोला था अभी कि डार्क कैरेक्टर्स ना, डार्क कैरेक्टर्स का ना अपना एक संसार होता है, अपनी एक दुनिया होती है डार्क कैरेक्टर्स की, उसमें अपनी जर्नी होती है। कॉमेडी में ना, मैं कॉमेडी को दोष तो नहीं दूंगा, कॉमेडी भी अपने आप में एक विधा है, लेकिन डार्क में क्या है ना, आप खुद को भी खोजते हो कहीं ना कहीं, खुद को भी कुरेदते हो अंदर से, है ना, तो वो उसमें मज़ा अलग है। और उसमें क्या है ना, नए नए आयाम की भी आप खोज करते हो कैरेक्टर में। जैसे मान के चलो कोई मैं एग्जांपल दूंगा कि डार्क कैरेक्टर में जैसे कोई मैं मतलब आप जो चाहते हो कि जैसे मैंने महाब्राह्मण किया था, एक प्ले वासुदेव था, तो वो अपने भाई से पूछता है कि पिंड को स्पर्श करने के लिए कौवे को क्यों बुलाते हो, उसके बजाय खुद ही क्यों नहीं पिंड लील जाते हैं? तो उस कैरेक्टर की जो यूएसपी थी, उस कैरेक्टर का जो मर्म था कि वो अपने भाई का विरोध भी, उस प्ले को पढ़ना चाहिए सबको, वो भाई का विरोध भी कर रहा है कि तुम यार ये महाब्राह्मण कट्या पंडित जो कहते हैं, यार क्यों करते हो ये शमशान कर्म और ये सब शुद्धि क्यों करते हो, तुम शुद्धिकरण के लिए, तुम्हें लोग शुद्धिकरण के लिए बुलाते हैं, है ना, 13वीं में या 10वां में, उसके बाद तुम्हें ही अछूत कहते हैं, तुम्हें अछूत कहते हैं और तुम्हें शुद्धिकरण के लिए भी बुलाते हैं। ऐसे समाज में क्यों रहना भाई? तो वो एक बहुत ही विरोधी प्रोटेस्ट करने वाला कैरेक्टर था, उसमें डार्कनेस थी। एक समय के बाद वो टूट जाता है और वो कहता है कि नहीं, बहुत हो गया, अब मैं तो अपनी लाइफ अलग जीऊंगा यार। तो उसने अपनी लाइफ जी, वो कहता नहीं मैं शादी करूंगा, मैं शादी करना चाहता हूँ। बोले तुम शादी करोगे लेकिन तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, वो भी तो महाब्राह्मण कहलाएंगे, बिल्कुल तुम शादी करोगे, है ना, तुम भी तो उसी वंश से हो, उसकी जो भाभी कहती हैं प्ले में। तो ना वो अंदर से कहीं छू गया। और बाद में क्या होता है, उसके भाई की जब डेथ होती है तो वही बंदा वो शमशान कर्म करने के लिए अपने हाथ उठाता है, वही मंत्र उच्चारण करता है लास्ट में प्ले के। तो इस तरह के कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो छू जाते हैं आपको अंदर से, बहुत ही आज की जर्नी है उसमें। आज के जैसे ये महाब्राह्मण हो गया, या पुराने प्लेस जो भी करे हैं आपने, काफ़ी सारे मेरे साथ भी करें, तो जो रियलिस्टिक थिएटर जो अब हो रहा है, तो किस में मज़ा ज़्यादा आ रहा है? जैसे पहले पारसी होती थी, वीर अभिमन्यु हो गया, पारसी शैली में जो हम लोग चिल्लाते थे, मैंने तो सीखा ही, मैं कहूँ कि मैंने पहला प्ले या सारे प्ले साथ में ही करे हैं दादा के, तो एक पारसी शैली पहले होता था, अब बहुत रियलिस्टिक हो गया, जैसे हम लोग आम बातें कर रहे हैं, ऐसे ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, तो किस में ज़्यादा रस ले पाते हो? मुझे लगता है कि समय के साथ साथ इंसान बदलता है, और समय के साथ साथ चीज़ें भी नई होती हैं, बेहतर होती हैं, और हमें हमेशा अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं होते तो बाबा कारंत, बहुत बड़े नाम ले रहा हूँ, सॉरी, बाबा कारंत जी हैं, या हम बोलें कि सत्यदेव दुबे जी हैं, और भीष्म साहनी हैं, ये लोग नए नए आयाम को नहीं गढ़ पाते थिएटर में। और मतलब ऐसे लोग, एम के रैना जैसे लोग, रॉबिन दाद ऐसे लोग, ये लोग नए नए आयाम नहीं गढ़ पाते थिएटर में। तो बदलते ज़माने के साथ अब थिएटर भी बदल रहा है, उसकी अप्रोच बदल रही है, उसका सिस्टम बदल रहा है, अब रियलिस्टिक की तरफ ज़्यादा आ रहा है ना। तो
लेकिन मैं उसके साथ साथ एक बात और कहता हूँ कि थिएटर में ना थिएटरपन उसका बाकी रहना चाहिए। मेरा बस इतना है कि आप थिएटर देखें तो आपको वो फिल्म जैसा ना लगे, वो थिएटर वो आपको थिएटर जैसा लगे, थिएटर जैसा है ना, कि आप थिएटर देख रहे हो। पिक्चर देखना है तो आप हॉल में जाइए, टिकट लीजिए, पिक्चर देखिए, है ना। तो थिएटर में थोड़ा थिएटरपन बाकी रहे, ये मेरा वो रहता है। लेकिन हाँ, इस बदलते ज़माने के साथ इसके साथ थिएटर बदल रहा है, थिएटर के अपने मानक बदल रहे हैं कि आप हाथ ऐसे नहीं उठा सकते, आप ऐसे पीट करके नहीं चल सकते, है ना, या आप लाउड एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। तो अब वो बदल रहे हैं चीज़ें। थिएटर जैसे थिएटर अब लोगों की धारणा है, या लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। मैं कहूँ कि लोग सोचते हैं कि यार मैं NSD क्यों करूँ यार, मेरे इन्फ्लुएंसर मेरे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम मैं वीडियोस बना लूँगा सोशल मीडिया में, उससे वायरल हो जाऊँगा। तो अगर कोई सच में मतलब उन 20 में से या 100 में से कोई एक बंदा सचमुच एक्टिंग सीखना चाहता है, तो क्या उसे थिएटर करना चाहिए या कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए उसे? कोई भी अगर एक बंदा है जो इंडिया के किसी सोच रहा है वो कि करना चाहता है, सिर्फ सोच रहा है, तो क्या थिएटर उसे उस हद तक हेल्प करेगा, या थिएटर करना भी चाहिए उसे अपने किसी भी कस्बे या किसी भी जिला या किसी भी शहर का हो वो, तो क्या उसे थिएटर करना चाहिए या वो सीधे बॉम्बे चले जाए और अपना ऑडिशन की भीड़ में लगे? क्योंकि मुझे मालूम है इस पूरी जर्नी में जो हम आप आज साथ में बैठे हैं, आपने सब देखा है, आप बॉम्बे भी गए हो, और हाँ एक वो टाइम भी था, मुझे पता है, इवेंट्स भी आपने करे हैं किसी तरीके से। तो वो एक जर्नी क्या थी, एक आर्टिस्ट क्या कुछ नहीं करता मतलब उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और क्योंकि मैं जानता हूं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओवरऑल आज इस बरेली शहर में जो भी आप थिएटर कर रहे हो या सिनेमा कर रहे हो, आप कैसा फील करते हो? मतलब अपनी जर्नी को कैसे देखते हो कि वो एक एक्सपीरियंस के तौर पे है, या ये नहीं हुआ होता तो ये हुआ है, मतलब ये होता तो फिर वो क्या हम लोग की आज पाया बहुत है मुझे लगता है। क्योंकि मुझे हमेशा से नाराज़गी ये थी कि यार इतना बढ़िया एक्टर है, ख़राब हो रहा है। मेरे को लव को हमेशा ये लगता था कि यार इनको सही मौका नहीं मिल रहा, या सही चीज़ें हाथ में नहीं हो रही, जैसे वक्त सही नहीं है, या वक्त सही नहीं है। जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते हैं ना, वो आपकी कास्टिंग सही नहीं हुई है। तो अभी काफ़ी समय से कास्टिंग सही हो रही है, वो आप थिएटर को कह रहे हो सूत्रधार मिल रहे हैं, बट ये तो सच है। मतलब फिल्म के परिप्रेक्ष्य देखें, उससे फिल्म के नज़रिए से देखें तो ये मिल रहा है मुझे मौका, अच्छा मौका मिल रहा है मुझे। चक्कर घिन्नी में मैं दोबारा नाम लेना चाहूँगा, उसमें भी बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला। लेकिन जो पहला क्वेश्चन तो तुमने कहा रील्स के बारे में, आजकल का नौजवान यंगस्टर्स के लिए, तो मुझे लगता है कि रील्स आपको कहीं ना कहीं अंदर से ना आपकी क्रिएटिविटी बर्बाद कर रही हैं। मतलब मुझे लगता है देखने में भी और बनाने में भी। आप वही डायलॉग जो किसी ने बोले हैं वो रील्स में बोल रहे हो, वही गानों में। आपका नया क्या है, आपका नया कुछ क्या है? अगर रील्स भी बना रहे हो तो चलो रील्स बना रहे हो, आजकल का युग है, लेकिन उसमें नया क्या है? और वो नौजवान जो थिएटर या कुछ ऐसे विधा में आना चाहता है और वो ये चाहता है कि मैं सब कुछ कर लूँ, सब कुछ पा लूँ एक बार में, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये एक जर्नी है, जैसे ABCDEFGH है, लास्ट तक Z तक जाते हैं। ये एक जर्नी है, आपको यात्रा तो तय करनी ही पड़ेगी। आप ये सोचें कि डायरेक्ट दवाई घोल के कोई आपको पिला दे थिएटर या अभिनय, तो वो तो नहीं हो पाएगा। वो घड़ा है जो बूंद बूंद से भरता है, वो बूंद बूंद से बढ़ेगा। बिल्कुल। और अब इतने समय से जैसे आप थिएटर और सिनेमा आप दोनों साथ में कर रहे हो, क्या सजेस्ट करोगे कि थिएटर ज़्यादा करना चाहिए या एक कहते हैं ना, शेर को खून मुंह लग गया है, कि किस विधा में ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में? बड़ा पेचीदा सवाल पूछा है रे तूने बाबा रे। ये तो जीवन में क्या घटित हो गया बाबा? मतलब ये अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, नाइस यार, बहुत खूबसूरत सवाल है। मतलब इसमें से चुनना ये ऐसा है कि आप माँ को चुनोगे या बाप को चुनोगे। ये ठीक वैसा ही है। हाँ, तो माँ और बाप, आप माँ को चुनोगे या बाप को? सिनेमा है ना, सिनेमा। नाटक होता है, नाटक को अगर उल्टा करोगे तो नाटक का होता है कि कटना। तो नाटक से कट जाओ। नाटक जो होता है कटना, मतलब नाटक समाज से काटता है आपको, क्योंकि उसमें रिहर्सल्स होती हैं बहुत,
और सिनेमा जो है वो हमारी माँ है, सिनेमा। तो उसमें इसीलिए तो ये मेरा, ये दोनों मेरे, तो मुझे दोनों से ही प्यार है। असल में अब सिनेमा से प्यार ज़्यादा हो गया है। अच्छा। इसलिए हो गया है, जब से मैंने एक फिल्म की है उससे प्यार हो गया, क्योंकि सिनेमा में अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है आपके, और बाहर आपको कम दिखाना होता है। थिएटर में आपके अंदर और बाहर दोनों एक साथ चल रहा होता है। वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। आपके ऊपर है, मतलब आप कैसे पोर्ट्रे करते हो उसको। तो ये है, मतलब थिएटर में आपको लाउड तो करना ही है ना, एक्सप्रेशन तो आपको लाउड करना ही है। अब आप प्रोसिनियम में थिएटर कर रहे हो, प्रोसिनियम में कोई नाटक कर रहे हो, तो उसमें तो आपको, तो ये है। आपने मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ उस वाक्य को भी मैं जानता हूँ, बट मैं इस मंच के माध्यम से जानना चाहूँगा कि बहुत रामलीला भी करी है। जैसे अपने रंग विनायक की रामलीला तो बहुत प्रसिद्ध है और दादा रावण बनते हैं। तो बाहर भी आप करने गए हो रामलीला, उसका कोई एक्सपीरियंस कि कैसे लोग ट्रीट करते हैं, या थिएटर आज भी कुछ कहीं अवेयरनेस है, या सिर्फ एक आर्टिस्ट के माध्यम से, क्योंकि आप शायद सीनियर हो, शायद इज्जत ज़्यादा मिल रही है, बट क्या वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं कि अरे यार नया लड़का है, वहाँ डंडा खड़े होके डंडा पकड़ा दो, खड़ा हो जाएगा, या लोग सच में हर एक एक्टर या हर एक इंसान के बारे में संजीतापन से सोचते हैं कि इसे एक्टर बनना है, इसे गाइड कर सकें, क्योंकि भीड़ तो सबको चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है। ये फैंस भी हैं या इन्फ्लुएंसर्स भी हैं या ये सब भीड़ ही है जो शायद कभी आपसे ना मिले, सिर्फ एक मैसेज या टेक्स्ट या लाइक के माध्यम से आपसे जुड़ पाती है। तो ऐसी रामलीला का मंच दिल्ली में मैं कहूँ तो बहुत बड़ा है, बहुत लोग देखने आते हैं, बहुत जुड़ते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताओ। रामलीला मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। मतलब एक छोटे से बच्चे से लेकर एक 60 साल या 80 साल के बुजुर्ग को भी करनी चाहिए, क्योंकि रामलीला ना एक आपके लिए पूरी जर्नी है, आपके लिए पूरी यात्रा है यार रामलीला। मतलब वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि आजकल के युग में जहाँ इंग्लिश मीडियम की बात करें या इस तरीके की बात करें, स्कूल्स की बात करें, या बच्चों को पता ही नहीं है कि राम कौन थे। बिल्कुल सच है। बच्चों को पता ही नहीं है कि लक्ष्मण कौन थे या मंदोदरी कौन थी, है ना। तो सबसे पहली बात तो जो पहला जो है, तो उसमें ना बच्चे जानते हैं आप रामायण को, खास तौर पे उसमें एक एक बात आप देखें, वो ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते, लेकिन एक एक चीज़ उसमें आज के समाज के साथ तर्क संगत है, जुड़ा हुआ है। और वो अपने आप में और बच्चों को अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी बात रही कि रामलीला का वो एक्टर जो डंडा लेके खड़ा हुआ है पीछे ऐसे करके, या जो एक्टर जो राम का कैरेक्टर कर रहा है, वो लक्ष्मण कर रहा है, उन सब में कनेक्टिविटी है, आपस में सब में जुड़ाव है, एक जुड़ाव है आपस में। वो डंडा लेके नहीं खड़ा होगा ना तो राम का अस्तित्व नहीं है। क्या बात है ना, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। अगर वो कोई अगर मान के चलो केवट का कोई ऐसा असिस्टेंट या कहें उसका कोई अनुचर खड़ा होगा या सहचर खड़ा होगा तो उसका अस्तित्व नहीं है। केवट नहीं, एक पिक्चर है, एक तस्वीर है। अगर तस्वीर में एक भी रंग अधूरा रहेगा ना तो वो नहीं। तो इसीलिए ना आने वाले जो भी एक्टर्स हैं या रामलीला जो कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं चाहे छोटे लेवल पे कर रहे हैं, एक ना एक दिन वो करते करते तस्वीर के उस रंग में भी आएंगे जहाँ वो जाना चाहते हैं, बशर्ते वो शिद्दत से हो, दिल से हो। वो राम भी बनेंगे, वो लक्ष्मण भी बनेंगे, वो सीता भी बनेंगे, वो हनुमान भी बनेंगे, लेकिन एक शिद्दत तो हो अंदर से, एक अंदर वो जज्बा तो हो। ये नहीं कि डंडा पकड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि साहब अरे यार क्यों दे दिया मुझे ये, यार अच्छा खासा राम का रोल करता है यार, क्यों दे दिया मुझे। कलाकारी जिंदा रहनी चाहिए। तो ये भाव मेरे अंदर कभी नहीं था। मैं अपने बारे में ये भाव नहीं था। मुझे छोटा रोल मिला हो, टचवुड मैं इस मामले में लकी रहा हूँ कि मेरे को अच्छे रोल्स ही मिले, बट मुझे जब छोटे रोल मिले तो मैंने उसको उतनी ही अच्छे से एक्सेप्ट किया है। मतलब वो उसको कबूल किया है यार कि नहीं यार ये मेरे लिए, चाहे वो एक लाइन का कैरेक्टर हो, मुझे मज़ा आता है। दादा बस एक चीज़ मुझे और आपसे पूछनी है जो मुझे लगता है कि रिगार्डिंग मूवी और थिएटर के बारे में मानूंगा, आपने बहुत से कैरेक्टर किए, बहुत से आपने मंचों पे परफॉर्म भी किया, और सबसे ही मैंने आपके बारे में सुना है। तो उसमें कई डायलॉग भी आपने बोले होंगे, कई स्क्रीन प्ले भी किए होंगे, तो कोई एक ऐसा डायलॉग जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आपको याद हो, प्लीज़ आप एक, चाहे वो 2 लाइनें क्यों ना हो, आप ज़रूर सुनाएं, मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, या अभी कोई करंट प्ले चल रहा हो? कोई भी करंट प्ले चल रहा हो, मतलब जो आपको लगता है कि बेहतर है।
अभी करेंटली वैसे कौन सा प्ले कर रहे हो, अगर उसके बारे में हम जाने तो? अभी एक प्ले कर रहा हूँ सुशील कुमार दादा के डायरेक्शन में, वो NSD बेंगलुरु से हैं और बेंगलोर से हैं, NSD बेंगलोर से। तो उनकी वाइफ वहाँ पर, बीना शर्मा जी वहाँ पर हैं, तो वो भी हैं वहाँ पर। सुशील दादा मतलब उनके साथ एक प्ले है जस्मा उड़न, वो कर रहा हूँ। और उस प्ले में मेरा एक रंगला और नायक 2 कैरेक्टर हैं, उसमें से नायक का कैरेक्टर है मेरा। तो वो एक प्ले है, उसका एक डायलॉग है, तो वो कहता है कि बहुत दिनों बाद ऐसा चुलबुला कैरेक्टर मिला है ना, बहुत दिनों बाद, मतलब एक वो ठहराव और एक वो एक अरसा, या मैं कहूँ बहुत जीवन जी लिया है, बहुत मैच्योर और बहुत भारी भरकम कैरेक्टर करते करते एक जिम्मेदारी वाले। मैं सच में सुनना चाहता हूँ, सच में सुनना चाहता हूँ मैं, प्लीज सुनाइए इसको। तो चलिए, मैं एक प्ले है मेरा, वो बहुत फेवरेट, मैं महाब्राह्मण की बात करूँगा। उस प्ले को वो कहता है कि केशव राव जी, अगर आपने सम्मान की लड़ाई में ज़रा भी दिलासा दिया होता तो मेरा उत्साह बढ़ता, पर नहीं। आपको मरने के बाद 4 ब्राह्मणों के कंधों का सहारा जो चाहिए, जाइए, कोई ज़रूरत नहीं मुझे आपकी और आपके झूठे आदर्शों की। अपने सम्मान के खातिर मैं खुद ही लड़ूंगा। जाइए केशव राव जी, जाइए। वाह, क्या बात है, गूज़बम्प्स, क्या बात है। ये 2 लाइनों में अब मैं ये चीज़ समझ पा रहा हूँ कि क्यों आपके बारे में इतनी बातें होती हैं कि एक बहुत उम्दा, एक बहुत बेमिसाल किरदार जो है, एक बड़ा एक्टर जो हमारे साथ में है। बल्कि मैं अब अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं आपसे मिला। मैं कहना चाहूँगा, जैसे दादा बता रहे थे अशोक चित्रार जी के बारे में कि वो नहीं रहे, वो एक किताब है। तो हम लोग के लिए ऐसा, जब हम लोग ज्वाइन करे थे आज से 10 साल पहले, तो चाहे वो वॉइस की ट्रेनिंग हो, ये कुछ जैसे होता है ना, हर इंस्टीट्यूशन में हर आदमी आप पे ध्यान नहीं दे रहा, नए लोग आए हैं, सबको पता है यार, ठीक है चलेगा, ठीक है। बट ये अलग से बिठाते थे हारमोनियम पकड़ के और पूरा सारेगामा पे सरगम का पूरा रियाज कराना। तो उस दौरान बॉन्डिंग बनी, थोड़ा गला भी साफ हुआ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये गाते बहुत अच्छा है। मतलब ये तो बड़ी कमाल की चीज़ पता लगी। तो इन्होंने एक प्ले करा था लव के डायरेक्शन में ही, कि उसमें इन्होंने एक हीर सुनाई थी। वो तो सॉन्ग है या क्या? वो हीर है बेसिकली, एक हीर है बेसिकली, जहाँ हम जैसे अभी ट्रैवल कर रहे हैं बस में, तो वो इनको खड़ा कर देना है, दादा हो जाए हो जाए, सफर अच्छा कट जाएगा। तो जो मैं भोलापन कह रहा हूँ ना तुम्हें, उसमें दिमाग नहीं चलाना है कि यार बच्चे कोई डिमांड कर, नहीं, कुछ नहीं, कह दिया और दादा बस कर, बस। तो वो एक स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला जो है ना, एक दिल से जुड़ाव, इसलिए इनका दिमाग नहीं चलता। वो भोलापन या भोला इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं, क्योंकि इनमें कोई, मुझे लगता है, मन में मैल नहीं है। एक एक्टर की तरह, या किरदार दे दो, ये किरदार में ही अपना इतना उलझे रहेंगे, वो कहेंगे अरे हट जा तू यार, मुझे ये करने दे पहले। क्या बात है। वो जिस दिन जब हो जाएगा ना, फिर बात करेंगे कि हाँ अब ठीक है। जैसे इम्प्रोवाइजेशन वाली बात करी काठगोदाम में मैं तो इनका दोस्त का कैरेक्टर कराया, तो हम लोग साथ में ही थे, तो अपने आप ही कुछ भी बोल रहे हैं। वो बिना मतलब मोमेंट ऐसा है कि हमसे किसी का मर्डर हो गया, अब कहानी तो ज्यादा नहीं बताएंगे, बट किसी का मर्डर हो गया और वो अपने आप बातें ऐसी हो रही है कि उसमें लाफ्टर भी आ रहा है, हंस भी नहीं सकते, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन इस कदर कैरेक्टर में है आदमी। तो वो इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है और ठंड बहुत लग रही है, मजा आ रहा है। मतलब तो पीयूष भी था वहाँ पे। पीयूष नहीं, एज अ डीओपी पीयूष ने डीओपी किया था। क्या बात है। तो कैमरा सारा पीयूष का है। तो वो एक गाने की बात, अगर तू कुछ भी सुनना चाहता है, मैं बेशक सुनना चाहता हूँ। दादा कोई भी अपना प्लीज कुछ भी। मैं हारमोनियम तो नहीं ला पाया, बट मैं कुछ भी सुना। गाने और अभिनय में मैं हमेशा कंफ्यूज रहा हूँ कि कौन सी राह चुनूँ। मतलब रहा था पहले, अब नहीं, अब तो मुझे क्लियर है कि तो एक वो हीर है, हीर ही सुना देता हूँ। रंग इश्क दे कितने होते हैं ये न जाने पीर फकीरी, ये तो जाने रांझा है के या के जाने उसकी हीर। रांझे ने मेरे ये वादा किया, रांझे ने मेरे ये वादा किया हो, मदहोश गुलाबी में ज़रा
थोड़ा डाल बसंती नीर और फिर पहन के उसको हीरिए थोड़ा बैठ नदी के तीर। क्या बात है, वाह। मेरे इश्क दिए तासीर हीरिए मेरे इश्क दिए तासीर मेरे इश्क दिए तासीर हीरिए मेरे इश्क दिए तासीर। थैंक यू सो मच। बहुत मजा बढ़िया, आ गया, मजा आ गया। वाह। मतलब जैसे बोलते हैं कलाकारी का जो पूरा पैक आता है ना, वो पूरा वाला पैकेज सब है। सब कुछ है भाई साहब, सब कुछ है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इतनी लंबी जर्नी रही, बहुत शुरू से शुरू किया, गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, हर मोमेंट के बारे में बात की। आप, मुझे सच में नहीं पता कि आप पढ़ते हैं या कितना भी पढ़ते होंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ थिएटर आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ता है, ये मेरी सोच है। असल में इतना नॉलेज नहीं है मुझे। आशुतोष राणा जी की हम बात करते हैं कि वो एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं। और अभी ये शुरू होने से पहले मैं सुन रहा था आपसे उनके बारे में, तो आशुतोष राणा जी से बहुत लहजा में आपका मिलता, वो कई जगह देख रहा हूँ। तो वो क्या है, मतलब वो क्या चीज़ है, वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने कहीं से कहीं तक मतलब हाँ, मतलब कि मैं उनको सुनता हूँ मैं, आशुतोष जी को, और उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर भी हूँ मैंने हालांकि उनको बहुत कम पढ़ा है, बट वीडियोस के माध्यम से, उनके इंटरव्यू के माध्यम से उनको जितना सुना है मैंने, वो वास्तव में ऐसी शख्सियत हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की बात हो रही थी कि वो 1 घंटा बोलें, 2 घंटा बोलें, हम उनको सुनते रहेंगे, वक्त पता नहीं। क्योंकि हिंदी साहित्य पर और हिंदी बेल्ट पे उनको इतनी पकड़ है ना, ज़बरदस्त पकड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कुछ मुझे लगता है रूहानी सा कुछ आशीर्वाद भी है उनके ऊपर, प्रभु का, श्री राम जी का हो, चाहे किसी भी जिनको आराध्य को मानते हो, वो आशीर्वाद भी है उनके ऊपर बहुत बड़ा। तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। उनकी रश्मि रथी के मैंने रश्मि रथी पढ़ी है उनकी थोड़ी सी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो रोंगटे, हर बार वो रोंगटे खड़े कर देते हैं, हर तीसरे चौथे उसके बाद वो रोंगटे खड़े कर देते हैं आपको। सुनने में बहुत प्यारा लगता है, वो अद्भुत लगता है। और रही बात पढ़ने पढ़ाने की, तो मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे कहता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हिंदी साहित्य में आपको कहानियाँ पढ़नी, आज की युवा पीढ़ी के लिए कहूँगा कि कहानियाँ पढ़नी आनी चाहिए आपको, और आपको उपन्यास पढ़ना चाहिए, आपको साहित्य जितना भी है वो पढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी है, जितना मैंने अपने जीवन में, मेरे जीवन में है कि मैंने कहानियाँ बहुत कम पढ़ी हैं, लेकिन नाटक ज़्यादा पढ़े। और नाटक ज़्यादा इसलिए पढ़े हैं क्योंकि वो मेरी हॉबी रही है कि नाटक में पढ़ूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ को जानूँ। तो जितनी ज़िंदगियाँ मैंने जान ली हैं ज़िंदगी में, चाहे वो नाटक की स्क्रिप्ट में हो या नाटक के परे हो, वो ज़िंदगियाँ ना मुझे बहुत कहीं ना कहीं वो इंस्पायर करती हैं अंदर ही अंदर। और किसी एक थॉट के साथ अटक जाना आपका, जैसे मान के चलो हॉस्पिटल में, किसी एक हॉस्पिटल में एक मरीज आया और उसने रिसेप्शन पे आके कहा कि बाबूजी मेरे पास इतने ही पैसे हैं और इससे ज़्यादा मैं नहीं इलाज नहीं करा सकती, मेरी ज़मीन बिक गई, मेरा मकान बिक गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती या कर सकता। तो मैं उस थॉट में अटक जाऊंगा, फिर मैं ये सोचूंगा कि उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठी करूंगा कि यार ये क्या हुआ इसके साथ, इसके बेटे के साथ क्या हुआ, अरे पैर टूट गया 3 जगह से। तो वो तकलीफ़ है ना, वो जो उलझन है ना दिमाग में कि वो किस बेस से, तो वो पूरा एक कैरेक्टर तैयार होता है उस लेडीज़ का, उसका जो त्याग, एक माँ का त्याग, एक बेटे की परेशानी, एक पिता का अपना उलझाव, वो तीनों चीज़ें महसूस होती हैं एक साथ, और उसकी घर की परिस्थिति, उसकी बीवी की, उसके बच्चों की, तो वो चीज़ सब महसूस होती है यहाँ। तो एक थॉट के साथ अटक जाता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं वो अंदर, कहीं अंतर मन में, कहीं एक अंदर से वो कैरेक्टर्स उपजते हैं, निकलते हैं। जैसे आप एक बीज बो देते हो, एक पेड़ बन जाता है। तो
तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है मुझे बजाय पढ़ने के, सॉरी। तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन या कहूँ कि मैं किसी को, मैं बिना मोबाइल के घंटों बैठा रह सकता हूँ एक चाय की दुकान पर। ये कैसे सिर्फ कलाकार कर सकते ये मुझे लग रहा है ये सबसे मुश्किल टास्क है आज के दौर का। मैं रह सकता हूँ। और ये टास्क नहीं, मतलब मुझे लगता है हाँ ये टास्क है आज के लोगों के लिए, टास्क है। बिल्कुल सही कहा। फोन कोई छोड़ दे तो कि आपको जो सड़क पे चलते हुए लोग हैं ना, आपको उनमें अलग अलग चेहरे दिखाई देंगे, अलग अलग रंगत दिखाई देगी, अलग अलग परेशानियां दिखाई देंगी। आप देखिए तो आपको, आप मोबाइल में रील्स में आप उलझे रहोगे, आप उन सब चीज़ों में उलझे रहोगे। आप वो क्यों नहीं देखते समाज क्या है यार। कोई स्कूटर पे जा रहा है अपने बच्चे को लादे हुए, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको हॉस्पिटल जाने की जल्दी है। कोई जा रहा है, अरे उसका बच्चा लेट हो गया है स्कूल के लिए, है ना। कोई जा रहा है एक मरी हुई डेड बॉडी लेके, उसकी अपनी परेशानी है, अब वो आ रहा है। मैंने देखा एक किस्सा, वो क्या हुआ, उसने क्या किया, वो लाश घर से एक लाश लेके आ रहा था और उसने क्या किया, पानी, वो उसने एक ऑटो खड़ा किया, उसने बोला नॉर्मली ऑटो गया, अभी ये पानी देना, पानी पिया। उसके चेहरे पे एक शिकन नहीं थी, उसका रोज़ का काम था। अब ऐसा कोई कैरेक्टर आपको मिले तो उसका रोज़ का काम है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि दुख वाले भी, वो हैप्पीनेस कैरेक्टर भी, कोई खुशी के मारे जा रहा है, रोज का काम है ना, रोज का काम। कोई गुलदस्ता लेके जा रहा है किसी के लिए, उसको अपनी गर्लफ्रेंड को देना है। आज मतलब जो है गर्लफ्रेंड को खुश करके रहूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छी जगह कॉफी पिलाऊंगा उसको। तो हाँ मतलब कि तो मतलब लगता है कि ये कैरेक्टर ना, ये कैरेक्टर आपको ऑब्जर्व करने चाहिए। ये मेरा थोड़ा सा ही रहता है। पहले तो ये जर्नी बहुत लंबी रही है। एक थिएटर से मैं कहूँ या वो क्या था, आर्य समाज या कहाँ पे नाटक होता था पहले, ये सॉरी ये अपना शिशु मंदिर है ना, गिरधारी लाल सेठ गिरधारी लाल पब्लिक स्कूल था वो। नहीं, आर्य समाज कहाँ, जब सब लोग कर रहे थे आज से कुछ 15 साल पहले, जब रंग विनायक की स्थापना नहीं हुई थी। हाँ तो वही था ना, सेठ गिरधारी लाल। अभी भी है शामतगंज में, मिर्ची बाजार है वो पूरा, वहाँ पर ऊपर करते थे हम, वहाँ बंदर आ जाते थे। हाँ, आजकल की युवा पीढ़ी को एक चीज़ बहुत अच्छी उससे समझनी चाहिए कि अभाव में ही भाव का जन्म होता है, अभाव में भाव का जन्म होता है। अभी आपने क्या करा, भाव का जन्म पहले कर लिया, ठीक है, तो अभावों की कीमत ही नहीं पता है ना। बिल्कुल सही बात। आपको शुरू से चीजें मिल गई हैं, चीजें लग्जरी मिल गई, आप शुरू से वो नहीं उनको मतलब। पर दादा मैं ये कहूँगा, जैसे बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत थिएटर करा और बहुत प्यार मिला। एक मुझे लगता है एक एक्टर के लिए तालियों से बड़ा या स्टैंडिंग ओवेशन से बड़ा कुछ नहीं होता, कोई नाम नहीं। थिएटर मंच के हिसाब से बात करें। और उस जर्नी में बहुत लोग ऐसे भी थे जो अजय चौहान को गिराना चाहते थे, जिनको शायद दिक्कत थी कि अजय चौहान उस मुकाम पे ना पहुँचे जिस मुकाम पे शायद आप आज हो। तो उन हेटर्स या उन फैंस के लिए या जिन लोगों ने आपको इतना प्यार दिया है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंस्पायर किया या मोटिवेशन दिया कि आप और ऐसे ही बखूबी नाटक या ऐसे ही नए किरदार में उनके सामने आओ, उनके लिए कुछ कहना चाहते, कोई मैसेज, कुछ भी मैसेज। मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त हैं और जो मेरे, मतलब मैं दुश्मन तो नहीं मानता किसी को, है ना, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरे दोस्त हैं, सब अच्छे लोग हैं, सब बढ़िया लोग हैं। सब ने मुझे सच में बहुत प्यार दिया है और आज भी दे रहे हैं, और अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है सीखने की, सतत निरंतर। तो कोशिश यही है कि मेरी कि सब प्यार से रहें, मिलजुल के रहें, आपस में द्वेष की भावना ना रखें। थिएटर ना एक प्योर आर्ट है, उसको प्योरिटी की तरह लें। आपस में विवाद, राजनीति, पॉलिटिक्स ये सब ना करें, क्योंकि क्या ना, आपको अपने क्राफ्ट, अगर आपको अपने क्राफ्ट पे ना जीने में मज़ा आएगा। वो इसलिए मज़ा आएगा आपको क्योंकि आप उसमें जब अंदर होंगे, आप उसमें घुसेंगे ना, तो आपके बाहरी चीज़ों से मतलब नहीं है कोई। अपनी दुनिया में मस्त रहो, मलंग रहो, जर्नी तलाशते रहो, आयामों को तलाशते रहो, जिस फील्ड में आप हो, किसी भी फील्ड में, थिएटर हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो या फिर सिंगिंग हो, तलाशते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, बस यही है मंजिल मेरी, यही मैं कर जाऊंगा, ये कलाकारी है ज़िंदगी मेरी, अब जो छोड़ी तो मर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय दादा आपका आने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हम भी इस लायक नहीं थे कि आपके साथ बैठ सकें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए, मिलते रहिए और ये अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए, क्योंकि शायद हम मानते हैं कि अब हमारा जो प्लेटफॉर्म है एक उस लेवल तक पहुंचने लगा है कि हम आपके साथ बैठ गए हैं। आखिर क्षितिज भाई, आप कुछ कहना चाहें प्लीज़? मैं यही कहूँगा कि एक तो हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और
मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि आप साथ में हो अभी, क्योंकि इन्होंने एक समय पहले कहा था, अरे यार तुम और लव कुछ साथ में करते ही नहीं हो साले। कोई वो डायरेक्ट करता है तो मैं एक्ट नहीं करता हूँ, मैं एक्ट करता हूँ तो तू एक्ट नहीं करता है। तो वो एक चीज़ है ना कि एक मंच पे या किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं, बट ये एक अच्छी चीज़ है कि अब जो हम नाटक कर रहे हैं दादा, उसका मैं भी हिस्सा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ नाटक, और कहीं ना कहीं बहुत अरसे बाद हम लोग साथ में नाटक कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि एक हिंट स्टोरीज़ की तरफ से हम एक थिएटर आर्टिस्ट या किसी को भी हम क्या सम्मान दे सकते हैं। मेरे को लगता है एक मेरे पहले मेंटोर, या मैंने हमेशा इनसे कहा है, ये मेरे गुरु हैं पहले गुरु, और उस तौर पे आप आए, उसके लिए मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा दादा। और ऐसे ही बहुत सारे आयाम जैसे आपने कहा साथ में देखेंगे और बखूबी उसे पाने की कोशिश रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दादा आज हमारे मंच पे हिंद स्टोरीज को इतना बड़ा बनाने के लिए। अरे बहुत ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात कह दी है, लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा, हिंद स्टोरीज़ का शुक्रिया कहूँगा, और कप्तान का शुक्रिया कहूँगा, क्षितिज का शुक्रिया कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने बरेली के लिए इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया है। और ज़बरदस्त है ये जगह, ये स्टूडियो, ये हिंद स्टोरीज़, ये बहुत अच्छा है अपने आप में। और मैं चाहता हूँ कि बरेली का हर एक वो शख्स जिनकी अपनी कहानी है, अपनी एक जर्नी है, वो यहाँ आए और अपनी जर्नी सुनाए। ये लोग हैं आपके साथ, कप्तान और क्षितिज आपके साथ सदैव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थिएटर से रिलेटेड या सिनेमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अज्जू दा उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।